जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम केमिस्ट्री की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए रहने वाली है। तो आज हम वीडियो नंबर 13 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास +1 का ये चैप्टर रहता है। और इससे दोस्तों हर बार आपके एचपी टेट में क्वेश्चन आया ही आया है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत जल्द हम आपके लिए बायो का कंटेंट भी लेके आए हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में बायो का कंटेंट को भी चेक कर सकते हैं और फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स भी आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। साथ ही साथ हम आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियोस भी लेके आए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक बार जरूर कर ले, क्योंकि उससे आपका क्या होता है कि आपका फ्लो बना रहता है, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आती टिक करने में क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस वीडियोस को हमेशा जरूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस हुआ था, तो वो लेके आए थे डॉबरेंस। कौन लेके आए थे? DOBERINERS। डॉबरेन ट्रेड सबसे पहले आया था। तो जल्दी जल्दी हम इस ट्रेड्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका डॉबरेन ट्रेड्स था वो किस पे बेस्ड था दोस्तों? वो रहता था आपके पास एटॉमिक वेट पे। किस पे बेस्ड था? वो भी एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। तो एटॉमिक वेट पे ही ये अपना पीरियोडिक टेबल लेके आए थे। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया था कि 3 एलिमेंट लिए थे, ABC। ध्यान रखना दोस्तों, A, B और C। जैसा आपको पता है लिथियम, ठीक है, इसके नीचे क्या आता है? सोडियम और पोटेशियम। इनका दोस्तों एटॉमिक वेट लिया था। तो लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 7। सोडियम का कितना होता है दोस्तों? 23। और कैल्शियम का, पोटेशियम का कितना रहता है दोस्तों? 39। तो इन सब का एटॉमिक वेट लिया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला था अपने पीरियोडिक टेबल में कि जो हमारे पास फर्स्ट का एटॉमिक वेट है और जो सेकंड का एटॉमिक वेट है, मतलब 7 + 39, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास दोस्तों? 46 डिवाइड बाय 2, जो कि आता है आपके पास 23। और जो ये 23 आएगा, ये हमारे पास सेंटर वाले का एटॉमिक वेट होगा। ये बात किसने बोली थी? डॉबरेन ट्रेड्स ने बोली थी। इन्होंने क्या बोला था? आपको डेफिनेशन भी इसकी पढ़ा देता हूं कि एलिमेंट्स इन ए ट्रेड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड देयर एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट इज क्लोज टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर टू। मतलब दो का जो हमारे पास एटॉमिक वेट का मीन होगा, वो सेंटर वाले मिडल एलिमेंट के बराबर आएगा। तो ये बात किसने बोला था? डॉबरेन ट्रेड्स ने बोला था। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। एक और इसका एग्जांपल कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी, जैसे आपका एग्जांपल है इसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो इन्होंने क्या किया था? 40 और 37 और इसका था आपके पास लगभग 80। तो इन्होंने क्या किया था? इन दो को प्लस किया था, मतलब 40 + 137 होता है 140 + 137 डिवाइड बाय 2। तो ये किसके बार 177 डिवाइड बाय 2, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 88.5। तो 88.5 को लगभग किसके मीन के बराबर आ रहा है? वो सेंटर वाले के, सेंटर में जो एलिमेंट है उसके मीन के बराबर आ रहा है। तो ये बात किसने की थी? डॉबरेन ट्रेड्स ने बोली थी। नेक्स्ट आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जो आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, वो भी दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पे बेस था। वो भी आपका किस पे बेस है? एटॉमिक वेट पे ही बेस है वो। और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस है दोस्तों? एटॉमिक नंबर पे बेस है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी किस पे बेस है? आपका एटॉमिक नंबर पे बेस है। तो आपको इतना बता दूं कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो किस पे बेस है? आपके पास एटॉमिक वेट पे बेस है। तो इन्होंने क्या बोला था? ये दोस्त बहुत ज्यादा फैन होते थे म्यूजिक के। तो इन्होंने क्या किया था? एक सा रे गा मा प ध नी, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर से नी के बाद क्या आ जाता है दोस्तों? सा आ जाता है। तो इन्होंने बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट होगा आपके पास, एवरी 8th एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी दोस्तों किसके बराबर होगी? सिमिलर टू दी फर्स्ट वन, सिमिलर टू दी फर्स्ट वन। तो जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से क्या होगी? मिलती जुलती होगी। तो ये बात किसने बोली थी? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोली थी। तो इसका आपको टेबल भी बता देता हूं जल्दी जल्दी से दोस्तों, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो इन्होंने किया था लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि उस टाइम नोबल गैस दोस्तों डिस्कवर नहीं हुई थी, तो ये वाला टेबल नहीं था। तो उसके बाद क्या था आपके पास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है आपके पास सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटाशियम और कैल्शियम। तो ये आपके पास रहता है, ठीक है। आपको मैंने 30 तक पीरियोडिक टेबल बोला दोस्तों लर्न करने को, 30 तक पीरियोडिक टेबल कर लो, नहीं तो आपको ये वीडियो नहीं समझ आने वाली। 30 तक पीरियोडिक टेबल लर्न कर लो। तो ये रहता है आपके पास। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो आपके पास 8th एलिमेंट है, मतलब देखो दोस्तों काउंट करो, लिथियम के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा दोस्तों लिथियम भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। सातों के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा सोडियम, उसकी प्रॉपर्टी दोस्तों किससे मिलती जुलती है, लिथियम से मिलती जुलती है। वैसी सेम दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां एलिमेंट कौन सा आ रहा है, पोटेशियम। तो इसकी प्रॉपर्टी भी किसकी तरह मिलती जुलती है, आपके पास सोडियम की तरह मिलती जुलती है। तो इन्होंने यही बात बोली थी कि जो भी 8वां एलिमेंट आएगा, एवरी 8th एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से क्या होगी, हमेशा सिमिलर रहेगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। तो ये किसने बोला था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला था। इसकी दोस्तों एक बात खास याद रख लेना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, जो आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो कहां तक एप्लीकेबल है। तो हमेशा याद रखना जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। ये बात लर्न कर लेना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां तक एप्लीकेबल, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एचपी टेट का। तो यहां पे भी दोस्तों क्या लिखा मैंने कि आपके पास अरेंज कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे अरेंज होते हैं। एवरी 8th एलिमेंट हैज दी सिमिलर प्रॉपर्टी। 8वां एलिमेंट क्या आ जाएगी, सिमिलर प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपका लिथियम था, उसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर हो रही थी, सोडियम से, और किससे, पोटेशियम से। यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाया। वैसे दोस्तों नोट, दिस लॉ इज अप्लाइज ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब ये लॉ कहां तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके पास नेक्स्ट आया था आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा। इस बार दोस्तों मेरा टारगेट रहेगा आपका 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स। एक भी नंबर आपका केमिस्ट्री में नहीं कटना चाहिए, ना ही फिजिक्स में कटना चाहिए। तो इस बार जो हमारा टारगेट रहेगा 30 आउट ऑफ 30 रहेगा। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। आप प्रीवियस जितने भी पेपर उठा के देख लो दोस्तों, हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आप जितने भी पेपर प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। बस आपने हमारी वीडियोस देखनी है, अच्छे से कंटेंट को पढ़ना है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। आपने बस हमें इंस्टाग्राम पे एक डीएम छोड़ना है कि हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, तो हम आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगला आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या रहता है आपके पास, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ रहता है आपके पास, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर इन ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो भी दोस्तों किस पे बेस्ड था, वो भी आपके पास एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, वो भी एटॉमिक वेट पे ही बेस है आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी। तो दोस्तों ये लॉ आपके मेंडलीव के कुछ मेरिट्स आपको याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से। पहली बात कि इन्होंने ये जो आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था ये कहां तक एप्लीकेबल था, इन्होंने 63 एलिमेंट तक डिस्कवरी कर ली थी। कहां तक डिस्कवरी कर ली थी, इन्होंने 63 एलिमेंट तक डिस्कवरी करी थी। दूसरी इसमें खास बात थी कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उन्होंने गैप्स बना दिए थे। जो आपके पास डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट, उनके लिए उन्होंने क्या दिया था, बीच में खाली जगह छोड़ दी थी, गैप्स रख छोड़ दिए थे। ठीक है, तो यही इसकी दो सबसे खास बात थी। तो यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एक और क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि इन्होंने क्या किया था दोस्तों, आपको पता है एल्यूमिनियम के नीचे क्या, एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने क्या छोड़ दिया था, एक खाली स्पेस छोड़ दिया था जिसको हम जानते हैं इक्का एल्यूमिनियम के नाम से, इक्का एल्यूमिनियम के नाम से। आपको पता है एल्यूमिनियम के नीचे गैलीलियम होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने क्या छोड़ दिया था, एक खाली स्पेस छोड़ दिया था। एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने क्या छोड़ दिया था, खाली स्पेस छोड़ दिया था, और उस खाली स्पेस का नाम इन्होंने क्या दिया था, इक्का एल्यूमिनियम दिया था। वैसे ही दोस्तों सेम एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने क्या किया था, सिलिकॉन के नीचे भी क्या छोड़ दिया था, एक खाली स्पेस छोड़ दिया था,
और उसका नाम दे दिया था इन्होंने इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन। वैसे ही सेम दोस्तों बोरोन के नीचे भी इन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया था और उसका नाम दे दिया था इन्होंने इक्का बोरोन। क्या नाम दे दिया था? इक्का बोरोन दे दिया था। बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुए दोस्तों, जो इक्का एल्यूमिनियम बाद में जो गैप था उसकी जगह डिस्कवर हुआ गैलीलियम। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ देते। इक्का सिलिकॉन के बाद डिस्कवर हुआ था दोस्तों जर्मेनियम। कौन सा डिस्कवर हुआ? जर्मेनियम डिस्कवर हुआ है। और इक्का बोरोन के बाद इनका डिस्कवर हुआ है आपके पास स्कैंडियम। कौन सा डिस्कवर हुआ? स्कैंडियम डिस्कवर हुआ है। तो मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में आपने सिर्फ इतना लर्न करना कि इन्होंने कितने एलिमेंट तक डिस्कवर कर दिए थे, 63 एलिमेंट तक डिस्कवर कर दिए थे। एक और बात इन्होंने खास बात याद रखना कि जो आपके पास 101 एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, वो दोस्तों उसका नाम भी किस पे रखा गया है? मेंडलीव पे रखा गया है। उस एलिमेंट का नाम भी किस नाम पे रखा गया? मेंडलीव के नाम पे रखा गया। कौन सा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 101 है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट करवा देता आपको कि इन्होंने 63 एलिमेंट तक डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या छोड़ दिए दोस्तों? बीच में गैप छोड़ दिए थे, जो कि बाद में जाके वहां पे एलिमेंट क्या हुए? डिस्कवर हुए। जैसे इन्होंने एल्यूमिनियम के बाद गैप छोड़ दिया था तो उसका नाम क्या दिया इन्होंने? इक्का एल्यूमिनियम। इक्का एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम होता है नेक्स्ट। तो इन्होंने नाम दे दिया था इक्का एल्यूमिनियम। वैसे सिलिकॉन के नीचे एक गैप छोड़ दिया था, उसका नाम इन्होंने इक्का सिलिकॉन दे दिया था। वैसे बोरोन के नीचे इन्होंने स्पेस छोड़ दिया था, उसका नाम इन्होंने इक्का बोरोन दे दिया था। तो सेम दोस्तों वैसे ही बाद में जाके जो एलिमेंट डिस्कवर हुए इक्का एल्यूमिनियम जो था वहां पे दोस्तों जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका नाम है गैलीलियम। और जो इक्का सिलिकॉन की जगह डिस्कवर हुआ उसका नाम है आपके पास जर्मेनियम। और जो इक्का बोरोन की जगह डिस्कवर हुआ उसका नाम है स्कैंडियम। तो ये रहते हैं आपके इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो इसको जल्दी से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस है? तो अभी तक हमने जितने भी आपके पास पढ़े वो सारे दोस्तों किस पे बेस थे? एटॉमिक वेट पे बेस थे। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपके पास बेस रहता है एटॉमिक नंबर पे। किस पे बेस रहता है दोस्तों? ये एटॉमिक नंबर पे बेस रहता है। कौन? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा भी होगा दोस्तों, कैसा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है और कितने ग्रुप्स है, कितने पीरियड और कितने ग्रुप्स है। तो दोस्तों जो आपके पास कितने 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों ये जो आगे यहाँ को रहते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? पीरियड्स होते हैं। यहाँ को जो आगे को आपको हॉरिजॉन्टल रो होती है ये क्या होते हैं? आपके पास पीरियड होते हैं। तो कितने पीरियड है? 1 2 3 4 5 6 7। आगे को दोस्तों कितने पीरियड? यहाँ को एक, दूसरी, तीसरी लाइन ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी, छठवीं ये होगी और सातवीं ये होगी। तो ये दोस्तों सारे क्या आपके पास पीरियड्स है। तो कितने पीरियड्स हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड्स है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है। और कितने ग्रुप्स है? तो जो दोस्तों ये वाली लाइन होती है नीचे वाली, ये क्या होती? ग्रुप्स होती है। तो 1 2 उसके बाद कहां से शुरू होता है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 तीसरी ये वाली है, चौथी ये वाली है, पांचवी ये वाली है, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11 12। तो वर्टिकल लाइन जितनी भी होती है दोस्तों, वर्टिकल लाइन क्या होती है? जो नीचे को होती है। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? जो आगे को होती है। तो वर्टिकल लाइन जितनी भी, तो 12 यहाँ होगी, 13वीं यहाँ होगी, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं। तो वर्टिकल लाइन कितनी दोस्तों? इसमें 18 है। जो नीचे को लाइन है वो कितनी? इसमें 18 है। तो वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स है आपके पास? 18 ग्रुप्स है। और कितने पीरियड? इसमें 7 पीरियड है। आपको इसी में एक और चीज खास बता दूं कि जो आपके पास फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड देख रहे होंगे दोस्तों आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट पीरियड कौन सा दोस्तों आपके पास? फर्स्ट पीरियड है आपके पास ये वाला। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? एक। कितने एलिमेंट है दोस्तों? इसमें 2 एलिमेंट है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है आपके पास? 2 एलिमेंट है। ठीक है। सेकंड पीरियड, ये था फर्स्ट पीरियड, ये आपके पास सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है? 1 2, जल्दी से काउंट करो दोस्तों, 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड पीरियड में आपके पास कितने एलिमेंट है? हमारे पास 8 एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में दोस्तों, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड पीरियड में भी हमारे पास कितने एलिमेंट है? आपके पास 8 एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो फोर्थ पीरियड में कितने आपके पास कितने एलिमेंट है आपके पास 18। वैसे ही दोस्तों सेम फिफ्थ पीरियड भी क्या है फोर्थ पीरियड की तरह, तो फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है आपके पास 18। फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है 18। सिक्स पीरियड में, तो सिक्स पीरियड में दोस्तों देखो 1 2, और यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे आपको जूम करके बता देता हूं कि 1 2 दो एलिमेंट ये, उसके बाद दोस्तों ये इसके बाद कहाँ चल जाते हैं हम, यहाँ चले जाते हैं। तो 3 तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां, यहाँ को कितने हुए 16। एक और है दोस्तों उसके आगे 16 के बाद कौन सा ये 17, ये 17 हुए। फिर दोबारा से दोस्तों 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 हो गए यहाँ पे। एक इसके बाद एक और रह गया दोस्तों 32। मतलब आपके पास जो है आपके पास कितने एलिमेंट है इसमें 32 एलिमेंट है। कौन से पीरियड में फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट है दोस्तों, फिफ्थ में नहीं दोस्तों सिक्स्थ पे, सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट है 32। वैसे ही सेम सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट है 32। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो एक नंबर आपके पास बना क्या 2 8 18 2 8 8 18 18 32 32। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों मैजिक नंबर भी बोलते हैं, आपने सुना होगा मैजिक नंबर, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैजिक नंबर होता है वो किस पे बेस है 2 8 8 18 18 32 32। तो ये जो नंबर है आपके पास इसको हम मैजिक नंबर भी बोलते हैं। तो मैजिक नंबर किस पे बेस रहता है आपके पास पीरियड्स पे बेस रहता है। कितने पीरियड्स में आपके एक पीरियड्स में कितने एलिमेंट है उस पे बेस रहता है आपके पास मैजिक नंबर। तो यही आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन थी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सेम यहाँ मैंने लिख भी रखा है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है यहाँ पे, फर्स्ट पीरियड में यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है। वैसे ही सेकंड पीरियड में कितने 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, सेवंथ में 32। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया मैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में हमने ना ग्रुप्स जो थे, ग्रुप्स क्या थे दोस्तों आपको पता होना चाहिए। वर्टिकल लाइनें थी, जो वर्टिकल लाइन थी उसको क्या बोलते हैं हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो कितने ग्रुप्स थे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स थे। तो उन 18 ग्रुप्स को हमने क्या कर दिया सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो एक ग्रुप हमारे पास एस है, एक ग्रुप हमारे पास पी है, एक ग्रुप हमारे पास डी और एक ग्रुप आपके पास एफ ग्रुप है। तो आपको ये बता दूं मैं कैसे रहता है, ये एफ ब्लॉक्स के नाम से हमने इसको कैटेगराइज किया है। तो ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो ये जो वाला ग्रुप है आपके पास कौन सा वाला दोस्तों, ये वाला ग्रुप, मतलब फर्स्ट जो ग्रुप फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम एस ब्लॉक बोलते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं दोस्तों हम एस ब्लॉक बोलते हैं। यहां देख पा रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। पहले मैं आपको ग्रुप नंबर लिख देता हूं। ये कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है। ये कौन सा दोस्तों, सेकंड है। ये कौन सा आपके पास, थर्ड है। ये कौन सा आपके पास, फोर्थ है। ये कौन सा आपके पास दोस्तों ग्रुप नंबर फिफ्थ है। ये कौन सा आपके पास सिक्स्थ है। ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th। ये कौन सा ग्रुप हुआ, 12th। ये कौन सा ग्रुप हुआ दोस्तों, 13th। ये कौन सा ग्रुप हुआ, 14th। ये कौन सा ग्रुप हुआ, 15th। ये कौन सा ग्रुप हुआ, 16th। ये कौन सा ग्रुप हुआ फ्लोरीन वाला, यहाँ कर देता हूँ 17th। और ये कौन सा ग्रुप हुआ, 18th ग्रुप। तो ये हमारे पास ग्रुप कैटेगराइज है। तो जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कौन सा दोस्तों आपके पास, ये वाला फर्स्ट ग्रुप और जो सेकंड ग्रुप है, ये जो आपके पास ग्रुप है इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, एस ब्लॉक बोलते हैं। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम एस ब्लॉक बोलते हैं। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है दोस्तों, एनएस। जल्दी से बताओ मुझे जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है इसको, एनएस 1 से लेके 2 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहती है। एक और बात आपको बता दूं, जो आपका सिर्फ फर्स्ट ग्रुप है उसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल, उसको क्या बोलते हैं हम एल्कली मेटल। और जो आपके पास सेकंड ग्रुप है उसको बोलते हैं हम एल्काइलिन अर्थ मेटल। तो ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पे कौन सा ब्लॉक है हमारे पास दोस्तों, एस ब्लॉक है। सेम उसके बाद जो 13th से शुरू हुआ ये वाला ब्लॉक दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो ब्लॉक है आपके पास, ये जो ब्लॉक है आपके पास, ये जो ब्लॉक है ये आपके पास, ये कौन सा ब्लॉक है आपके पास, पी ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है आपके पास, पी ब्लॉक है।
और पी ब्लॉक कहां से शुरू होता है आपके पास 13th ग्रुप से लेके ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक कौन सा ब्लॉक शुरू होता है आपके पास? पी ब्लॉक शुरू होता है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है दोस्तों? NS, जल्दी से बताओ मेरे को, NS2 NP126 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहती है और ये अपने पास लिख ले दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास S और P ब्लॉक हो गए, उसके बाद बताएंगे हम D ब्लॉक। तो D ब्लॉक रहता है आपके पास ये जो ग्रुप नंबर यहां से शुरू, ये जो बीच में दोस्तों बॉक्स रह गया, ये कौन सा बॉक्स है आपके पास? D ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं हम? D ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं हम? D ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है आपके पास? D ब्लॉक। और D ब्लॉक को हम एक और एलिमेंट, एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट, TARNSITION। ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम इसको बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। इसकी D ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है दोस्तों? D ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? ये रहती है आपके पास, ध्यान से लिख लेना दोस्तों अपने पास, N-1 D 1 से लेके 10 तक, उसके बाद NS 1 से लेके 2 तक। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे NS के साथ 1 और 2 मत लगा देना P वाले में, ठीक है? NS2 ही रहता है यहाँ पे। और आपके पास यहाँ पे मैं ठीक कर लेता हूँ इसको, NS2 ही रहता है। और D ब्लॉक क्या रहता है? NS1 से लेके 2 के बीच, क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल आ जाते हैं दोस्तों क्रोमियम और कॉपर, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS1 भी होती है। नेक्स्ट आपके पास F ब्लॉक, फिर से जूम करूंगा। F ब्लॉक आपको पता होना चाहिए कौन सा F ब्लॉक है इसमें। तो F ब्लॉक कौन सा बचा दोस्तों? ये जो बचा लास्ट की दो लाइन है ये वाली, ये कौन सी आपके पास दोस्तों? F ब्लॉक है। ये जो लास्ट की 2 लाइनें बची आपके पास, ये कौन सी आपके पास? F ब्लॉक है। तो ये भी मैंने आपको यही एक्सप्लेन कर दी। ये कौन सी ब्लॉक है आपके पास? F ब्लॉक है। तो सारे ब्लॉक आपको पता चल गया। तो जो आपके पास ब्लॉक नंबर क्या था आपके पास, जो आपके पास 1 और 2 ग्रुप नंबर था, वो कौन सा ब्लॉक था? S ब्लॉक। 13 से लेके 18 तक कौन सा ब्लॉक था दोस्तों? P ब्लॉक। और आपका ग्रुप 3 ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक आपके पास D ब्लॉक। और F ब्लॉक भी इसी के अंदर ही आता है। तो F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आई हुई है। तो F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है N-2 F 1 से लेके 14 तक, उसके बाद होता है N-1 D 1 से लेके 2 तक, सॉरी दोस्तों 0 से लेके 1 तक होता है, यहाँ पे 0 से लेके 1 तक। और उसके बाद क्या होता है? NS2। तो ये आपके पास F ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहती है और कई बार ये एग्जाम में भी आती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सबकी पता होनी चाहिए। मैंने सबकी आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी। धीरे धीरे हम आगे जब एक्सप्लेन करेंगे वहां भी आपको पढ़ेंगे। जैसे S ब्लॉक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि S ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या लिखी मैंने? NS 1 से लेके 2 तक। S ब्लॉक में दोस्तों 2 ग्रुप आते हैं। कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? एक 1 आता है, एक 2 आता है। ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलते हैं हम? एल्कली मेटल। और ग्रुप नंबर 2 को क्या बोलते हैं हम? एल्कालिन अर्थ मेटल। तो ये आपके पास 2 ग्रुप रहते हैं इसमें, ठीक है? एल्कली मेटल की अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो क्या होती है? NS1, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप होती है उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS1 होगी। और जो इसके साथ दूसरा ग्रुप है उसकी क्या होती है दोस्तों? NS2 रहती है। तो 2 आपके पास एल्काइलिन। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 2 का नाम होता है एल्काइलिन अर्थ मेटल, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2। और जो सिंपल आपके पास ग्रुप नंबर 1 है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसको बता दूं कि इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन है आपके कि जो आपका लिथियम होता है, लिथियम वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लिथियम जो रहता है आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जो आपके पास लिथियम है वो क्या रहता है आपके पास? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है ये मेनली क्या है? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। मेनली क्या बनाते हैं? ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी S ब्लॉक की। नेक्स्ट आपके पास P ब्लॉक।
तो पी ब्लॉक दोस्तों आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में पी ब्लॉक कौन सा ब्लॉक रहता है, आपको यहाँ पे जनरल सा बता दूं, ये क्या रहते थे आपके पास, ये जो दोनों ब्लॉक थे ये एस ब्लॉक थे, उसके बाद एक बॉक्स जैसा यहाँ पे आता था, उसके बाद ये बॉक्स जैसा यहाँ पे आता था। तो क्या होता था यहाँ पे, ये मैंने जनरल डायग्राम बनाया किसका, आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो ये जो दोनों ब्लॉक रहते थे ये क्या रहते थे, एस ब्लॉक रहते थे, ये वाला ब्लॉक रहता था ये पी ब्लॉक रहता है, और ये वाला ब्लॉक इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। तो पी ब्लॉक हमेशा शुरू होता था 13 से लेके 18 तक। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सी फैमिली आती है, आपको पीरियोडिक टेबल बता दूं। तो जो आपका पी ब्लॉक है, तो ये वाला कौन सा ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक है। तो इसके अंदर कौन सी फैमिली आती है, एक आती है दोस्तों बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कार्बन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो कौन सी फैमिली आई, कार्बन फैमिली आ गई। उसके बाद दोस्तों आपको नाइट्रोजन दिख रहा होगा, उसका कौन सी फैमिली आएगी आपके पास, नाइट्रोजन फैमिली आएगी। उसके बाद कौन सी फैमिली आएगी, नाइट्रोजन फैमिली आएगी, इसको हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन दिख रहा होगा, तो ऑक्सीजन वाली फैमिली कौन सी होगी, ऑक्सीजन। तो अगली कौन सी फैमिली आएगी, ऑक्सीजन फैमिली आएगी। अगली कौन सी फैमिली आएगी, ऑक्सीजन फैमिली आएगी। उसके बाद आ गया दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम कौन सी फैमिली बोलते हैं, हेलोजन फैमिली बोलते हैं। फ्लोरीन को हम कौन सी फैमिली बोलते हैं, हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और लास्ट में आ जाता है आपके पास दोस्तों, क्या आ जाता है आपके पास, नोबल गैसेज आ जाती है। लास्ट में कौन सी होती है, नोबल गैसेज होती है। तो एक और बात आपको बता दूं, जो आपके पास ऑक्सीजन फैमिली है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैलोजन फैमिली, कैल्कोजन फैमिली। तो आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास बोरोन फैमिली है, उसके बाद दोस्तों क्या है आपके पास, कार्बन फैमिली है, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं, हम कैल्कोजन बोलते हैं। उसके बाद हेलोजन फैमिली, उसके बाद नोबल गैस है। तो जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है आपके पास, NS2 NP1 से लेके 6 तक रहती है। तो अगर आपको बोरोन फैमिली की पूछा हो, तो बोरोन फैमिली का एटॉमिक नंबर आपको दोस्तों 30 तक मैंने एटॉमिक नंबर बोला है लर्न करने को, और उनको कर लो लर्न, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या रहता है आपके पास बोरोन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो कितना रहता है एटॉमिक नंबर, 5 रहता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, 1s2 2s2 2p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन दोस्तों किस में आ रहा है, 1 आ रहा है इसमें। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या, और उसके बाद और s में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यही इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहती है कि NS2 और NP में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वही कार्बन फैमिली दोस्तों, कार्बन में क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो यहाँ पे P में कितने आ जाएंगे, उसमें 2 आ जाएंगे। तो वही इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहती है क्या, NS2, और P में कितने आ रहे, कार्बन में 2 आ रहे, तो NS2 NP2। वही नाइट्रोजन में कितने आएंगे, P में 3 आ जाएंगे, तो वही NS2 NP3। ऑक्सीजन में कहाँ, P में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, तो कितना होगा, NS2 NP4। हेलोजन में कितने आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, और हेलोजन क्या रहता है, फुल रहता है। तो यही आपके पास पी ब्लॉक में रहते हैं। और पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहती है, NS2 NP, 1 से लेके कहां तक आ रहे थे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तक आ रहे थे। तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहती है। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखी है, फिर से देखो, N-1 D 1 से लेके 10, NS 1 से लेके 2। F ब्लॉक की भी यहाँ पे लिखी है दोस्तों, N-2 F 1 से लेके 14 तक, N-1 D 0 से लेके 1 तक, और NS 2। तो ये आपके पास F ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और एफ ब्लॉक को बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये रहता है आपके पास एफ और डी ब्लॉक, ठीक है। और एफ ब्लॉक कौन सा रहता है दोस्तों, यहां आप देख पा रहे होंगे, जो ये आपके पास नीचे लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स, जो ये नीचे वाली लाइन होती है, ये दोस्तों कौन सी ब्लॉक रहता है आपके पास, नीचे वाला एफ ब्लॉक रहता है। ये वाला कौन सा ब्लॉक रहता है, एफ ब्लॉक रहता है। और ये वाला दोस्तों आपके पास पी ब्लॉक रहता है, ये वाला आपके पास डी ब्लॉक रहता है। ये वाला कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। और ये वाला कौन सा ब्लॉक है आपके पास, एस ब्लॉक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास IUPAC नेमिंग। तो आपको IUPAC नेमिंग मैं बता दूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है IUPAC नेमिंग।
पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि 0 को क्या लिखते हैं हम, ये बता दूं। 0 को हमेशा क्या लिखते हैं हम, नील लिखते हैं, ठीक है। 1 को हमेशा क्या लिखते हैं हम, UN लिखते हैं। 2 को हमेशा क्या लिखेंगे हम, डाई लिखेंगे। 3 को हमेशा क्या लिखेंगे हम, ट्राई लिखेंगे। 4 को हमेशा क्या लिखेंगे हम, क्वाड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वाड। 5 को हमेशा क्या लिखेंगे हम, पेंटा लिखेंगे, पेंट, ठीक है। 6 को हम क्या हमेशा क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। 7 को हमेशा क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। 8 को हमेशा क्या लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या लिखेंगे 8 को, ऑक्ट। 9 को क्या लिखते हैं हम, नन। और 10 को हमेशा क्या लिखते हैं हम, डेका। तो ये आपको पता होना चाहिए। 0 को क्या लिखा हमने, नील। 1 को क्या लिखा, UN, अन। सेकंड को क्या लिखा, डाई। थर्ड को क्या लिखा, ट्राई। फोर्थ को क्वाड। फिफ्थ को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को हेप्ट। 8th को ऑक्ट। 9th को नन। 10th को डेक। तो IPSC नेमिंग करेंगे हम कहाँ की, जो 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे पहली करेंगे हम, बताओ IPSC नेमिंग ऑफ 101। तो 101 की IPSC नेमिंग क्या होगी, तो हमेशा याद रखना, 1 को क्या लिखते हैं हम, 1 को क्या लिखते हैं हम, UN। 0 को क्या लिखते हैं हम, नील। तो UN क्या लिखेंगे हम, नील। और फिर से क्या आया दोस्तों, 1, तो 1 को क्या लिखेंगे हम, UN। और इसके साथ हमेशा क्या प्लस करेंगे, IUM। तो IPSC नेमिंग क्या बन जाएगी इसकी, UN, नील, फिर से अन, IUM। तो अन, नील, अन, IUM। तो ये क्या बन गया आपके पास, IPSC नेमिंग बन गई किसकी, 101 की। सेम वैसी करेंगे हम किसकी, 102 की। 102 की करो दोस्तों। तो क्या लगा 1 लिखा है, तो 1 को क्या लिखते हैं हम, UN। उसके बाद क्या लिखा हमने, 0, तो 0 को क्या लिखेंगे हम, नील, UN, नील। उसके बाद क्या है दोस्तों, 2 लगा है, तो 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 को लिखते हैं हम डाई, डाई। उसके बाद IUM। तो ये आपके पास किसकी आ गई, 102 की आ गई। वैसे ही सेम दोस्तों 103 की। और 103 की मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दो। आजकल दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हार्ट भी रिएक्ट नहीं करते, बहुत कम लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं। तो हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए दोस्तों PDF बनाने के लिए। तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। आपको हम गारंटी बोल रहे, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं या जो अभी आपको HP टेट में आएंगे, हमारा टारगेट इस बार रहेगा कि 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए आपके, एक भी नंबर नहीं कटे। और वीडियो हम ज्यादा नहीं बनाएंगे दोस्तों, लगभग 25 से लेके 28 तक वीडियो रहेगी। और सारी वीडियोस आपको 1 घंटे से नीचे रहेगी। कोई वीडियो हो सकता है कोई 1 घंटा 15 मिनट की चलेगी, पर इससे ऊपर कोई भी वीडियो नहीं रहेगी। मतलब लगभग आपके 25, 26, 27 घंटे ही लगेंगे वीडियो कंप्लीट करने के लिए। तो हम आपके लिए इतना सब कुछ लेके आ रहे हैं, बस आपने रिवीजन करना है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आई होप आपने 103 का कर दिया होगा। 1014 का करो दोस्तों। तो 1 को क्या लिखेंगे हम, UN। फिर साथ में फिर से 1 को क्या लिखेंगे, फिर से UN। उसके बाद 4 को क्या लिखेंगे हम, क्वाड। और साथ में क्या लिखा देंगे, IUM। तो 114 का क्या हुआ ये, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास, हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। तो पीरियड्स ग्रुप कैसे हम निकालते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो दोस्तों ये लंबी जा सकती है, मैं आप अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट है। आगे अब हम इसके ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो हाउ टू डिटरमाइन अ पीरियड, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जल्दी जल्दी आपको डिस्कस कर दूं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, पहली बात आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो आपने इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आती है। किसी एलिमेंट की मैंने क्या लिख दी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दी। तो हमेशा आपने देखना इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी दोस्तों, 3 की 4 है, तो 4 लार्जेस्ट वैल्यू है। तो हमेशा याद रखना पीरियड कौन सा होगा, 4। पीरियड कौन सा होगा, 4। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी सबसे पहले, फिर उसमें देखा कि वैल्यू किसकी हाई ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी दोस्तों, 4 की। तो पीरियड कौन सा रहेगा, हमेशा 4 रहेगा। उसके बाद आया ब्लॉक, कौन से ब्लॉक का, ये S ब्लॉक का, P ब्लॉक का, D ब्लॉक का या F ब्लॉक का। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहां है आपके पास, D ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है आपके पास, D ब्लॉक में। तो इसमें दोस्तों ब्लॉक कौन सा रहने वाला है, ये D ब्लॉक रहने वाला है। कौन सा ब्लॉक रहने वाला है, D ब्लॉक रहने वाला है, D ब्लॉक रहने वाला है।
तो पीरियड्स और ग्रुप मैंने आप पीरियड्स और क्या बोलते हैं ब्लॉक आपको मैंने बता दिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लो आप क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है दोस्तों 17। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही रहेगा दोस्तों। 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। जल्दी से मुझे बताओ इसमें आपके पास पीरियड कौन सा रहेगा, पीरियड कौन सा रहेगा आपके पास, पीरियड कौन सा रहेगा थर्ड पीरियड, क्योंकि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो क्या रहता है पीरियड। तो इसमें थर्ड ही सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, तो पीरियड कौन सा रहता है क्लोरीन का हमेशा थर्ड पीरियड रहता है। अच्छा ग्रुप कौन सा आएगा इसमें, अच्छा ब्लॉक कौन सा आएगा दोस्तों, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पी में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें पी में, तो ब्लॉक कौन सा रहेगा इसका पी ब्लॉक रहेगा। तो आप इलेक्ट्रॉन आप जब पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे आपको पीरियोडिक टेबल भी बता देता हूं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है आपके पास, यहाँ है। तो क्लोरीन यहाँ जैसे आपके पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ब्लॉक कौन सा दोस्तों पी ब्लॉक में, ठीक है। और क्लोरीन का पीरियड कौन सा है, पीरियड जब भी हम बात करेंगे तो पीरियड कौन सा इसका, ये थर्ड पीरियड है। क्लोरीन का कौन सा पीरियड आता है, थर्ड पीरियड आता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे पीरियड और ब्लॉक कैसे निकालते हैं हम, तो ये मैंने आपको सिखा दिए। वहीं आपको अगर ग्रुप निकालना हो, ग्रुप फाइंड आउट करना हो, तो ग्रुप भी आपको बता देता हूँ ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। जल्दी जल्दी हम फाइंड आउट करेंगे। ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों 2 ट्रिक है। एस ब्लॉक का तो हमेशा पता चल जाएगा, देखो ग्रुप क्या एस ब्लॉक में पता चल जाएगा आपके पास कि एस ब्लॉक में हमेशा 2 ही ग्रुप होते हैं, ठीक है। या तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में आ रहा है, मतलब अगर S की वैल्यू 1 है तो आपके पास ग्रुप कौन सा होगा, आपके पास फर्स्ट ग्रुप होगा। और अगर S की वैल्यू 2 है तो ग्रुप कौन सा होगा आपके पास, सेकंड ग्रुप होगा। अब P ग्रुप, P ब्लॉक में बताना है कि वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो P ब्लॉक में कैसे पता चलेगा दोस्तों, कि अगर आपके पास जितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की लिखी थी हमने, तो क्या थी लास्ट में 3s2 3p5 थी। तो P में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे, तो उसको प्लस कर देना ना किससे 12 से। तो 12 5 प्लस कौन सा होता है स्टारुआ। तो ग्रुप कितना रहेगा, हमेशा क्लोरीन का स्टारुआ ग्रुप रहता है। आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कौन सा रहता है क्लोरीन का, हमेशा 17th ग्रुप रहता है। तो कैसे फाइंड आउट किया हमने, ग्रुप निकाला कि जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन था, जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन था, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां था आपके पास पी में था, यही थी ना आपके पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 3s2 3p5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां था आपके पास पी में था। पी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पी में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें क्या प्लस कर दिया हमने 12 प्लस कर दिया। तो 12 5 जो 12 प्लस 5 कितना आया आपके पास 17 आ गया। तो वो क्या आ जाता है आपके पास ग्रुप आ जाता है। और अगर आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है डी ब्लॉक में आ रहा है, तो उसमें क्या प्लस करेंगे आप, सिर्फ 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस जितने उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में आपके पास होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझा देता आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 उसके बाद 5s2 4d10। पहले तो मुझे इसमें बताओ पीरियड कौन सा होगा, जल्दी से बताओ दोस्तों पीरियड कौन सा है। तो पीरियड क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो सबसे वैल्यू कौन सी यहाँ पे 5 है, तो पीरियड कौन सा होगा इसमें, पीरियड होगा 5। अच्छा उसके बाद ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक क्या होता है दोस्तों, ब्लॉक होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो ब्लॉक क्या होगा आपके पास, डी ब्लॉक होगा। लास्ट क्या होगा, डी ब्लॉक होगा। उसके बाद क्या आता है आपके पास दोस्तों 4d, यहाँ पे 5 की जगह 10 की जगह क्या कर दो 5 कर दो, 4d 5 है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे आप, ग्रुप फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आ रहा है तो उसमें क्या प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो 2 प्लस लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो कौन सा ग्रुप आएगा, 7th ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, 7th ग्रुप आ जाएगा। तो यही आपके पास फाइंड आउट करते हैं हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप्स। नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक रेडियाई, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, ये वीडियो लंबी चल जाएगी क्योंकि बहुत आपको इसमें समझाने का है। तो एटॉमिक रेडियाई आपको जनरली बता देता हूं कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच, तो उसको क्या बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं।
तो फॉर एग्जांपल पहले आपको इसका ट्रेंड्स बता देता हूं। ट्रेंड्स क्या रहता है आपका एटॉमिक रेडियाई का? एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड्स रहता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब जब हम इस साइड को जाएंगे, मतलब लेफ्ट से लेके कहाँ को जा रहे हैं हम, राइट की तरफ को जा रहे हैं, तो हमेशा एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को जाएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ को जाएंगे, तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। और ये ऐसा क्यों होता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है और ऊपर को डिक्रीज करता है। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको कि जैसे जैसे हम परे को जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे पास क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। अब आप पूछेंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज होता है आपके पास नंबर ऑफ, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है। जैसे परे को जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसमें, एक बोरोन का ले लेते हैं और एक फ्लोरीन का ले लेते हैं। बोरोन और फ्लोरीन का हम एग्जांपल लेंगे। बताओ बोरोन और फ्लोरीन में एटॉमिक रेडियाई किसका कम होगा? तो दोस्तों जैसे जैसे हम परे को जाते हैं तो वैसे वैसे रेडियाई करता है, डिक्रीज करता है। मतलब फ्लोरीन का सबसे कम क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई होगा। तो इसका एग्जांपल आपको बता दूं, बोरोन। तो बोरोन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहती है इसकी, 1s2। अच्छा, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 5, और फ्लोरीन का कितना रहता है, 9। ठीक है, एटॉमिक नंबर लर्न कर लो दोस्तों। तो जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों, जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोरोन में कितने, 5, और फ्लोरीन में कितने, 9। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कोई कभी भी आपने न्यूक्लियस देखा होगा, यहां बना देता हूं आपको, आपने देखा होगा कि प्रोटॉन क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रोटॉन कितने हो गए, 9। अब 9 पॉजिटिव चार्ज 9 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, मतलब उनकी खींचने की पावर क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी उनमें, बहुत ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो उनको बहुत अच्छे से खींच पाते हैं। और बहुत अच्छे से अगर वो खींच पाए तो आपका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पे क्या बनता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या रहेगा, इसका स्मॉल होगा। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार पीछे बैक कर ले वीडियो, एक बार ध्यान से सुन ले, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप क्या करता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई क्या करता है दोस्तों, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब भी हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों, जैसे एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे हम किसका, सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम और दोस्तों पोटेशियम का एग्जांपल लेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 11, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना रहता है आपके पास, 19। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे शेल नंबर बढ़ जाता है। अगर आप सोडियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8, 3s1। ठीक है, और पोटेशियम की क्या होगी दोस्तों, 4s1 होगी। लास्ट में क्या आएगा, 4s1 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो कौन सा शेल आ रहा है, यहाँ आपके पास थर्ड शेल आ रहा है, और यहाँ आपके पास फोर्थ शेल आ रहा है। अब अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, आपको स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर होता है, ये फर्स्ट शेल होता है, फिर सेकंड शेल होता है, फिर उसके बाद ये थर्ड शेल होता है, और फिर उसके बाद फोर्थ शेल होता है। तो न्यूक्लियस से दूर कौन सा शेल है दोस्तों, फोर्थ शेल है। न्यूक्लियस से दूर कौन सा है, फोर्थ शेल है, एज कंपेयर टू जब हम थर्ड से कंपेयर करें। तो जिसमें अगर फोर्थ दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है न्यूक्लियस की,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है न्यूक्लियस की, कम हो जाती है। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएगा तो साइज क्या करेगा उसका, इंक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा उसका, इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम क्या करता है, आपके पास शेल नंबर इंक्रीज होता है, और शेल नंबर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि शेल नंबर क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से नहीं खींच पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को अच्छे से नहीं खींच पाएगा तो उसका साइज क्या रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए टॉप टू बॉटम साइज क्या करता है, हमेशा इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका आयोनिक रेडियाई। दोस्तों ये इसका ट्रेंड भी सेम रहता है। पहले मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा। तो ट्रेंड क्या रहता है इसका, एटॉमिक रेडियाई का, सेम। मतलब जब हम कहां को जाएंगे, ट्रेंड इसकी नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों, नेक्स्ट में नहीं यहाँ पे, अच्छा ट्रेंड मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं स्लाइड में, तो ट्रेंड भी आपको इसको बता दूं कि जब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब हम लेफ्ट से लेके राइट को जाएंगे तो आपके पास आयोनिक रेडियाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे ही आयोनिक रेडियाई क्या करेगा, इंक्रीज होएगा। आपको वैसे जनरली टैट में तो क्वेश्चन आता है, पर आपको इसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन बता दूं आपको, मान लो सोडियम है, एक सोडियम है आपके पास, अगर सोडियम पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है सोडियम पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है दोस्तों सोडियम नेगेटिव। मैंने सोडियम का एक कैटायन लिया और एक क्या लिया, एनायन लिया, और एक क्या है उसका सोडियम का, इसको क्या बोलेंगे हम, पेरेंट एटम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, पेरेंट एटम बोलेंगे। तो आप मुझे बताओ कैटायन और पेरेंट एटम और अनायन, इनमें से किसका साइज छोटा होगा, कैटायन, पेरेंट एटम और अनायन। तो इनमें से दोस्तों किसका साइज सबसे छोटा होता है, तो हमेशा याद रखना कैटायन का साइज, कैटायन का साइज हमेशा स्मॉलर होता है किससे, पेरेंट एटम से। मतलब सबसे छोटा कौन सा होगा दोस्तों आपके पास, कैटायन। सबसे छोटा कौन सा होगा, कैटायन। उससे बड़ा कौन सा होगा आपके पास, पेरेंट एटम। उससे बड़ा कौन सा होगा, पेरेंट एटम, मतलब सोडियम वाला। और सोडियम प्लस क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और सोडियम नेगेटिव वो तो दोस्तों सबसे बड़ा होगा। ये क्या है इसका, एनायन। तो एनायन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एनायन क्या होगा हमेशा, सोडियम नेगेटिव क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ऐसा क्यों होता है कि सोडियम पॉजिटिव कैटायन का साइज सबसे छोटा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसको दोस्तों हम एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे। आज आपके सारे बेसिक से लेके सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। बस हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आपको बता दूं, पहले मैं स्लाइड साइड कर दूं। सोडियम, एक है सोडियम, एक लेते हम सोडियम प्लस, एक लेते हम सोडियम, और एक लेंगे हम सोडियम एनायंस। ठीक है, तो आपको मुझे जल्दी से बताओ सोडियम में प्रोटॉन कितने, सोडियम प्लस में तो 11 इसका एटॉमिक नंबर रहता है, 23 इसका मास नंबर रहता है। तो सबसे पहले आपको प्रोटॉन पता होना चाहिए। प्रोटॉन कितने इसमें, 11। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने इसमें, 12। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। वैसे ही सेम सोडियम में प्रोटॉन कितने आपके पास, 11। न्यूट्रॉन कितने इसमें, 12। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 11। और सोडियम नेगेटिव में प्रोटॉन कितने, 11। न्यूट्रॉन कितने, 12। और इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 13। तो दोस्तों यहाँ पे आप फर्क देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, 10। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैंने आपको बहुत बहुत बार बता दिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपके पास मास नंबर होता है वो किससे बना होता है, हमेशा याद रखना, वो बना होता है आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। और एटॉमिक नंबर हमेशा किससे बना आपके पास, प्रोटॉन से। एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो आपको बता दूं कि इसमें प्रोटॉन कितने हुए, इसमें 11। न्यूट्रॉन कितने हुए, प्रोटॉन अगर 11 है तो 11 में 12 प्लस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन कितने हुए, 12। और प्रोटॉन किसके बराबर रहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर रहते हैं। ठीक है, होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर यहाँ पे पॉजिटिव निशान लगा है। पॉजिटिव का निशान का मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इसीलिए इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 10। वहीं यहाँ पे दोस्तों क्या नेगेटिव निशान लगा था, तो होने तो इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए थे इसमें,
11 होने चाहिए थे, पर नेगेटिव निशान का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें दोस्तों, सॉरी 13 नहीं होने थे, हाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 12 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको पता है 10, 11 और 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो दोस्तों प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, जल्दी से मुझे बताओ, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा निशान होता है, नेगेटिव निशान होता है। यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहीं पे दोस्तों 11 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या 11 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। तो कौन अच्छे से खींच पाएगा, कौन अच्छे से खींच पाएगा, तो इसका सॉरी दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों 11 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच सकते हैं। तो इसीलिए अगर वो 11 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच रहे तो वो उसका साइज क्या हो जाएगा, हमेशा छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 11 इलेक्ट्रॉन खींच रहे, तो साइज ऐसा जैसा रहेगा। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन 11 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है, 12 नेगेटिव चार्ज को खींचना पड़ रहा है, तो वो अच्छे से नहीं खींच पाते। अगर वो अच्छे से नहीं खींच पाएंगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहती है और साइज क्या हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है। इसलिए एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है पेरेंट एटम से, ये क्या है पेरेंट एटम, और कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है किससे, पेरेंट एटम से। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया। ये टॉपिक दोस्तों थोड़ा लंबा जा सकता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी पानी पी लेता हूं दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, ब्रेक दो मुझे भी, और तब तक आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, जनरल सा बताऊंगा कि मान लो कोई एक है आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास फर्स्ट शेल है, ये आपके पास सेकंड शेल है, ये आपके पास क्या है थर्ड शेल है, ठीक है। मान लेते इलेक्ट्रॉन का है आपका थर्ड शेल में, यहाँ क्या आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ठीक है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना हमने रिमूव करना है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना हमने रिमूव करना है। तो जितनी एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम में, कि अगर ये एटम गैसियस एटम में गैसियस फॉर्म में, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमने जितनी एनर्जी दी उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो इसका आपको ट्रेंड भी बता दूं दोस्तों। अब मैं सिर्फ आपको ट्रेंड करने से पहले हम एक और चीज करेंगे, आपको बता दूं जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मतलब पहला फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उस एटम का क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अगर उसी एटम से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अब क्या करना हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। उसी इलेक्ट्रॉन से हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो आपको एक ट्रेंड बता दूं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, सेकंड से, और फर्स्ट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है, तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे, और सिंपल सा इसका आंसर है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल इसका आंसर है। ऐसा मत सोचना कि मुझे समझ नहीं आ रहा वीडियो, ये समझ नहीं आ रही, आपको नहीं समझ आ रही आप वेट करो, ठीक है, दोबारा इसको वीडियो को देखो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या ये इसका ट्रेंड रहता है। तो अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों लंबी तो जाएगी,
तो ये वीडियो तो लंबी जाएगी ही जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास बता दूं ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको लग गया पता क्या होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लेते एल्यूमिनियम, क्या ले लेंगे हम, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेंगे हम। एल्यूमिनियम की पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कितना रहता है एटॉमिक नंबर इसका, 13 एटॉमिक नंबर रहता है। तो इस हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, तो 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। सही लिखी दोस्तों मैंने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 2 2 4 6 6 2 8 2 10 और 1 11। तो हमारे को क्या करना है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो अब हम करेंगे पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हम, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी रहने दो इसकी लिखना। मुझे ये बताओ कि इसमें प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन कितने 11, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन को रहने दो, न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें दोस्तों सॉरी, प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, प्रोटॉन भी 13 होंगे। ठीक है, मैं अभी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मैं बार बार सोडियम का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 13 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 13 होंगे। तो मुझे ये बताओ, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि हमारे को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आउटर मोस्ट शेल से। तो हमने अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो अब इसमें प्रोटॉन कितने रहे, 13 प्रोटॉन रहे। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी हमने एनर्जी दी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब दोस्तों सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि हमारे को फिर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। पर दोस्तों अब क्या होता है कि अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब प्रोटॉन कितने रहेंगे इसमें, प्रोटॉन 13। जब हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तो इसमें प्रोटॉन कितने रहे, इसमें 13 थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने थे, 12 थे। जब हमने फर्स्ट रिमूव की तो प्रोटॉन 13 थे और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13 थे। हमने इसको क्या किया, एनर्जी दी। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने एनर्जी देने से बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 12 रहे। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने, प्रोटॉन कितने, 13। अब 13 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 12 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। तो वो क्या करते हैं, अच्छे से खींच पाते, मतलब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तो हमारे को क्या देनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब हमने सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाली तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे इसमें, अब 11 रहे। ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने निकाली तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे, अब इसमें 11 रहे। अब निकालेंगे हम थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हमारे को क्या देनी पड़ी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी। क्यों एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, क्योंकि अब इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए थे, 12 ही रह गए थे, और प्रोटॉन कितने थे, 13 थे। तो 13 पॉजिटिव चार्ज अब सिर्फ 12 नेगेटिव चार्ज को खींच रहे थे, तो अच्छे से खींच पा रहे थे, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई थी, इनकी बढ़ गई थी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गई थी तो हमारे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने रह गए, 13 रह गए, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 11 रह गए। अब 13 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे। तो वो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से खींच पाएंगे। तो ये क्या आपका बॉन्ड ब्रेक होना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उसमें हमारे को और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही हमारे पास रीजन रहता है कि जो हमेशा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो हमेशा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या रहती है, ज्यादा रहती है किसी भी आपकी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कितनी एनर्जी हम देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इसका ट्रेंड,
ट्रेंड करने से पहले अच्छा ट्रेंड आपको बता देता हूं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। और इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से हम जब राइट की तरफ को जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है आपके पास, इंक्रीज करती है। और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब नीचे को जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको जनरल से जल्दी से इसका रीजन दे देता हूं कि जो आपके पास लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे आपका फिर से बोरोन से लेके किसकी तरफ को जा रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ को जा रहे हैं। तो बोरोन में 5, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन क्या होता है, 5 प्रोटॉन है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है इनका, 5 है। फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज कितना आपके पास, 9 है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 9 है। मतलब फ्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज कितने, 9 है। तो अब 9 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, 9 इलेक्ट्रॉन को। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने रहते, 9 ही इलेक्ट्रॉन रहते। वही बोरोन में 5 पॉजिटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगी दोस्तों, फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगी, फ्लोरीन वाले में ज्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 9 बंदे खींच रहे, 9, वहां पे बेचारे 5 ही बंदे खींच रहे, पर ठीक है यहाँ कितने बंदे खींच रहे, 9 बंदे खींच रहे। मतलब फोर्सेस क्या है इसमें, ज्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, मुश्किल है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है आपके पास, मुश्किल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए लेफ्ट टू राइट, मतलब बोरोन से फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट जब भी हम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। वहीं हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम का भी हम एग्जांपल क्या लेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, शेल नंबर बढ़ जाता है। यहाँ पे कौन से शेल में आए थे, 3rd शेल में आ रहा था। यहाँ पे कहाँ आ रहा था, 4th शेल में आ रहा था। अब वहीं दोस्तों न्यूक्लियस है, 1st शेल ये हो गया, 2nd शेल ये हो गया इसका, 3rd शेल ये हो गया इसका, ये क्या हो गया, 4th शेल हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन आपके पास वो कहाँ है, 4th शेल में। अब वहां से इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, न्यूक्लियस से दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस से दूर है, कम हो जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इनमें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होगा, आसान होगा। इसीलिए टॉप टू बॉटम जब भी जाते हैं तो हमारे को क्या करनी पड़ती है, कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो कम एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वेरिएशन मैंने आपको बता दिया, टॉप टू बॉटम क्या करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। और यही क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में आता है। अच्छा एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये दोस्तों कहां पर है, कुछ आ रहे हैं हम। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कहां से मुश्किल है, फ्लोरीन से रिमूव करना मुश्किल है, ठीक है। पर दोस्तों उसके बाद होना क्या चाहिए था, ट्रेंड होना चाहिए था फ्लोरीन से सबसे ज्यादा मुश्किल है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। बट एक और फैक्टर हमेशा याद रखना, एक फैक्टर हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े इसमें, ठीक है। जब भी आपके पास हाफ फील्ड होंगे, जब भी आपके पास हाफ फील्ड और फुली फील्ड, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो हमेशा क्या होगी, स्टेबल होगी, वो क्या होगी, स्टेबल होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि स्टेबल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं आप नाइट्रोजन, अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। वहीं पे नाइट्रोजन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। p में कितने, यहाँ पे p में बना देता हूं मैं 1 2, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2
3 और ये 4। वही नाइट्रोजन में कितने दोस्तों, 3। नाइट्रोजन में कितने, 1 2। और बहुत से बच्चे ये वाला क्वेश्चन दोस्तों गलत करते हैं, बहुत से बच्चे गलत करते हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही हम परे को जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब होना क्या चाहिए था, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी। पर होती किसकी सबसे ज्यादा दोस्तों, नाइट्रोजन की होती है। होती किसकी है, नाइट्रोजन की होती है, जब हम कंपेयर किससे करें, ऑक्सीजन से। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जो आपके पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, आपके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। कैसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो उससे इलेक्ट्रॉन अगर आपने रिमूव करना तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, उसकी इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है हमेशा किससे, ऑक्सीजन से। वही आपको एक ट्रेंड बता देता हूं, जैसे मैंने अभी आपको ट्रेंड लिखा था, क्या लिखा था आपके पास, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, होगी फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद दोस्तों होनी किसकी चाहिए थी, ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी। पर उसके बाद किसकी आएगी दोस्तों, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं बढ़ता ये। ठीक है, ऑक्सीजन होनी किसकी चाहिए थी, ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, पर होती किसकी, नाइट्रोजन की। मतलब फ्लोरीन के बाद आपके पास नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर कार्बन आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सबसे ज्यादा फ्लोर इन चारों में अगर कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा आपके पास नाइट्रोजन की हो जाएगी, नहीं। सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, फ्लोरीन की ही रहेगी, सिर्फ एक स्टेप आगे जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना। जैसे नाइट्रोजन हाफ फील्ड था, तो ये कहाँ, इसका ट्रेंड क्या बन गया, ऑक्सीजन से थोड़ा सा ऊपर बन गया। तो इसलिए फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही, तो नहीं आपको पता लग रहा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दे, मैं दोबारा इन ट्रेंड्स पे आपको वीडियो लेके आऊंगा। तो हमेशा याद रखना, एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूं, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, और चाहे आपके पास क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, एक हमेशा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, वो इंक्रीज ही करेगी। ये भी इंक्रीज करेगी, ये भी इंक्रीज करेगी, और ये भी इंक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम हमेशा ये भी डिक्रीज करेगा, ये भी आपका डिक्रीज करेगा, और ये भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यही इसका ट्रेंड रहता है, और ट्रेंड ही आपको एग्जाम में आता है। इतना जितना डीप मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना नहीं आता, पर आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन जहां मर्जी से आए आप उसको टैकल कर लोगे। तो इस बार हमारा टारगेट 30 आउट ऑफ 30 है, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 30 आउट ऑफ 30 आपके 100% आएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है दी एनर्जी चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। और अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को जितनी हमने एनर्जी दी, उसे क्या बोलते थे हम, जितनी हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने को क्या दी, एनर्जी दी, उसे क्या बोलते थे हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने को देंगे हम, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने को देंगे हम, उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। तो आपको बता दिया, लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम क्या करेगी, ये भी डिक्रीज करेगी। अच्छा, एक और इसमें आपको ट्रेंड बता दूं जो इंपॉर्टेंट रहता है। डाउन द ग्रुप क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन लेस नेगेटिव होती है, डिक्रीज करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एचपी टैट का फेवरेट क्वेश्चन है। बताओ, अब लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम क्या करती है, लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। अच्छा, तो क्या होता है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो लेफ्ट सबसे नीचे को क्या करती है, हमेशा डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे एक्सेप्शनल आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है, एक्सेप्शनल आ जाता है। और ये एचपी टैट का फेवरेट क्वेश्चन है, कम से कम 15-20 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन ही, मेडिकल वालों को हो चाहे नॉन मेडिकल वालों को हो। तो इस क्वेश्चन को आप अपने पास लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एचपी टैट के हिसाब से,
और बहुत बार ये रिपीट करते क्वेश्चन को। होनी किसकी चाहिए थी दोस्तों? फ्लोरीन की होनी चाहिए थी। क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती किसकी है? क्लोरीन की। ये याद रखना हमेशा, सबसे ज्यादा CLOURINE, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास क्लोरीन की होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपने अपने पास याद रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बता दूं, क्योंकि देखो दोस्तों, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन का साइज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज क्या है? इतना सा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 9 एटॉमिक नंबर रहता है। मतलब इसमें क्या है? 9 पॉजिटिव चार्ज है। इसमें 9 क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आपका पास एटॉमिक नंबर रहता है वो क्या रहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं। और प्रोटॉन पे कौन सा निशान होता है? पॉजिटिव निशान होता है। तो फ्लोरीन पे कितने? 9 पॉजिटिव चार्ज है। तो फ्लोरीन के इतने से छोटे से के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? और इलेक्ट्रॉन भी कितने दोस्तों? इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी कितने? इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने से छोटे से के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। साइज बेचारे का इतना सा है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 9 इलेक्ट्रॉन भरे। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो वहां पे दोस्तों कहाँ स्पेस होगा? बेचारे के पास इतना सा साइज है, उसके अंदर मैं फिर से बोलूँ, अब मान लो एक कमरे का साइज है, एक रूम में सिर्फ 4 बंदे आ सकते हैं, और मैंने वहां पे 9 बंदे डाल रखे, और मैं फिर बोलूँ वहां पे कि एक और बंदा अंदर डाल दो, तो डालना क्या होगा? बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर क्या कर रहे हैं वो? पहले बड़ी मुश्किल से अंदर अंदर एडजस्ट हुए। मैं बोल रहा हूँ उसमें एक और, उस कमरे के अंदर एक और बंदा डालो, तो वो क्या होगा? मुश्किल होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए फ्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या शुरू कर देते हैं? रिपल्शन शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए ये एक्सेप्शनल है। होनी किसकी चाहिए थी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, पर वहां पे किसकी होती है? सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे जैसे हम नीचे को आते हैं वैसे साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या ऐड करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो यही रीजन होता है दोस्तों। तो मैं पानी जैसा पी लूं, आज मेरे गले में थोड़ी सी खराश भी है। तो आई होप आप सभी को दोस्तों ये पता लग गया होगा। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नोबल गैस से एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है, हमेशा नोबल गैस जो भी होती है, नोबल गैस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैस की क्या रहती है? हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है। वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम कई बार इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बताओ फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है? तो किसकी दोस्तों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी किसकी ज्यादा हुई? क्लोरीन की ज्यादा हुई। और नोबल गैस की हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? टू टेंडेंसी टू शेयर, टेंडेंसी TEN यही लिख लेता मैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच पाए उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। तो यही आपको एक और क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। उसके बाद कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आता है आपके पास? क्लोरीन आता है। अच्छा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होता है? क्योंकि अब दोस्तों फ्लोरीन में कितने पॉजिटिव चार्ज है? 9 पॉजिटिव चार्ज है। कितने पॉजिटिव चार्ज? इस पे 9 पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव चार्ज 9 बंदे पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो जो भी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। वहीं ऑक्सीजन के पास दोस्तों कितने? 8 पॉजिटिव चार्ज में, यहाँ पे 8 बंदे इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। यहाँ कितने बंदे खींच सकते हैं? 9 बंदे।
तो इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इसकी दोस्तों आपको ट्रेंड्स भी बता दूं। ट्रेंड्स आपको क्या रहता है इसका, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स आपने दोस्तों सबसे लर्न नहीं कर लेना। ट्रेंड्स क्या रहेगा आपको बता दिया मैंने ट्रेंड्स कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ को जाएंगे तो क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हमेशा याद रखना, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम दोस्तों नीचे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। ठीक है, वहीं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, तो टॉप टू बॉटम है ये भी दोस्तों। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो वैसे भी आपको बता दूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या रहता है आपके पास, फ्लोरीन रहता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा रहता है आपके पास, ऑक्सीजन रहता है। तो आपको ये भी ट्रेंड पता होना चाहिए। आपको तीनों ट्रेंड हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कौन से ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा कौन सा बोला दोस्तों मैंने आपके पास, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम को क्या करेंगे, हमेशा ये डिक्रीज करेंगे। और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आता है। नेक्स्ट है, ये आपको मैंने ट्रेंड लिखा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है आपके पास, फ्लोरीन होता है। यहाँ मैंने हाईएस्ट लिखा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 के आसपास होती है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स क्या रहता है, अक्रॉस द पीरियड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल रहता है। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। और डाउन द ग्रुप क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो यही आपके पास रहता है। अच्छा, क्यों हमारे पास आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि दोस्तों देखो, हमेशा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, न्यूक्लियस खींचता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। वो किसको अच्छे से खींच पाएगा, जो उसके क्या होता है, नजदीक होता है। जो दूर है उसको इलेक्ट्रॉन को क्या, वो अच्छे से नहीं खींच पाता। इसीलिए जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, मतलब टॉप से लेके बॉटम की तरफ को आते हैं, वहां पे क्या होता है, शेल नंबर बढ़ते रहते हैं, शेल नंबर बढ़ते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से दूर होता जाता है, कहाँ से, न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। अगर न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो उसकी खींचने की पावर, मतलब अट्रैक्ट करने की पावर क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, टू अट्रैक्ट दी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेचारा न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ खींच पाएगा न्यूक्लियस उसको, क्योंकि दूर ना उससे। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हम नीचे को आते हैं, शेल नंबर बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर चला जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, हमेशा डिक्रीज हो जाती है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अच्छा, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बताओ sp2, ये मैं आपको करवा भी चुका हूं, sp3, इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ट्रेंड रहता है। sp में हमेशा कौन सा बॉन्ड, sp3 जब भी होगा तो हमेशा 4 बॉन्ड बनेंगे। sp2 कहाँ होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा। और sp जहां होगा वहां पे क्या होगा, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, तो ये ट्रेंड भी हमेशा अपने पास लर्न कर लेना। जहां sp होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2, फिर sp3। मतलब जहां sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जहां डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जहां 3 बॉन्ड बन रहे हैं या जहां एक सिंगल ही बॉन्ड है, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये ट्रेंड भी कई बार एग्जाम में आता है। बताओ sp, sp2 और sp3 में से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपके पास, sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई
तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया, क्योंकि इससे दोस्तों डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे। और अगर आप बोलेंगे इन पे दोबारा से आपके लिए वीडियो लेके आऊं, तो मैं दोबारा से भी आपके लिए वीडियो लेके आ सकता हूं। आप हमारी HP TGT कमीशन की वीडियो अगर देख लोगे, इस चैप्टर की मैंने वहां पे ये भी वीडियो डाल रखी है, तो वहां आपको मैंने सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कराई है। क्योंकि आज अगर वीडियो लंबी ना चल जाओ तो एक्सप्लेनेशन मेरे को क्या करनी पड़ती है, थोड़ी छोटी करनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आपको नहीं समझ आई तो HP TGT कमीशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये ट्रेंड आपको पढ़ा रखा है, तो आप वहां जाके भी इसको चेक कर सकते हो। और हमेशा फीडबैक हमेशा जरूर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।